खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद आपको सदा सलामत रखे और आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और खुदावंद के कलाम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते रहें और आपके घरानों पे सदा खुदावंद का बरकत वाला हाथ बढ़ा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो टॉपिक हम लेकर आपके लिए आए हैं, ये आपके लिए बहुत बाबरकत होने जा रहा है। और आज का टॉपिक है पढ़े लिखे वालिदैन, पढ़ा लिखा घराना। देखिए जी, आज अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो आज का जो बच्चा है वो कल का बाप बनेगा, आज की जो बेटी है वो कल एक माँ बनेगी। तो बच्चों को आप अगर तालीम याफ्ता कर लेंगे तो कल को घराना जो है उनका वो पढ़ा लिखा घराना बन जाएगा। तो बच्चों को तालीम दिलवाने के ताल्लुक से और जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद ने उनको बहुत बरकत दे रखी है और तालीम को जो है वो इल्म की जो रोशनी है वो उसको फैला रहे हैं। तो आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, ये बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी में पढ़ा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर तमोथियस ग्राफ साहब। जी सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। खुदावंद तआला आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। नाजरीन, आज हमारे साथ सिस्टर नीलम भी मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में एज गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे कि आप बतौर प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, फिर स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो ये कामयाबी कैसे हासिल की? बस सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा तल्लुक़ ये गाँव से है और मैंने FSC तक तलीम अपने गांव से ही, नेटिव टाउन से हासिल की और इसमें मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मेरे अब्बू बहुत सख्त थे, उन्होंने मैट्रिक तक हम पे बहुत सख्ती की। अच्छा। और उनकी सख्ती की वजह से हम बहन भाइयों ने पढ़ा और मैट्रिक के बाद हमने जितनी तालीम हासिल की वो सारी की सारी शौक़ से हासिल की। पहले 10 साल तो हमने सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद हमने शौक़ से आगे हासिल की। मेरा MPhil इंग्लिश लिटरेचर में है और मैं बतौर टीचर ओपन यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहा हूँ और इसके अलावा मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डेनिस में एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा चूँकि हमारा प्रोग्राम जो आज जिस पे हम बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे वालिदैन और पढ़ा लिखा घराना, वालिद अगर पढ़ा लिखा हो तो डेफिनेटली उसके बच्चों पे बड़े गहरे असरात होते हैं। हमारे वालिदैन चूँकि पढ़े लिखे थे तो उनकी वजह से आज हम इस काबिल हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। और हमारी यही ख्वाहिश है कि मेरी कौम के जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और वालिदैन अपने बच्चों पे थोड़ी सख्ती भी करें। उनके जो प्राइमरी एजुकेशन है ख़ास तौर पर उन पे वो थोड़ी मेहनत करें। जब वो उनकी इनिशियल एजुकेशन पे काम करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा बरकत दे। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रोफेसर पूछना चाहूँगा कि गांव में आपने जो है वो मैट्रिक कंप्लीट किया, FSC की, तो क्या सारी ये MPhil तक एजुकेशन आपने वहीं पे हासिल की या उसके बाद शहर में मूव होना पड़ा? हाँ फर्स्ट थैंक यू सो मच। FSC तक मैंने गुजरांवाला बोर्ड से मैंने अपनी FSC कंप्लीट की। उसके बाद चूँकि वहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस मकदार में मौजूद नहीं थी, या अगर थे भी तो या लाहौर मूव करना पड़ता था या रावलपिंडी इस्लामाबाद मूव करना पड़ता था। तो मेरे ख़ानदान ने प्रेफर किया कि हम रावलपिंडी मूव करें और फिर मैंने अपनी हायर एजुकेशन यहाँ से इस्लामाबाद से हासिल की। ठीक हो गया। चलें, खुदावंद आपको बहुत बरकत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और देखिए उन्होंने अपना वो इलाका तक छोड़ दिया आपकी एजुकेशन के लिए। वो वहाँ से शहर मूव हुए ताकि यहाँ पर आप अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें, आपका फ्यूचर बन सके। तो मैं यहाँ पर प्रोफेसर साहब ये कहना चाहता हूँ कि बेशक वालिदैन जब कुर्बानियाँ देते हैं ना तो फिर नस्लें जो हैं वो बदल जाती हैं, नस्लें तब्दील हो जाती हैं। और अक्सर हमारे माशरे में हम सुनते हैं इर्द गिर्द माहौल के अंदर कि कल को भी तो काम ही करना है, तो बच्चों को पढ़ाने से बेहतर है इनसे मजदूरी करवाएं और ये मजदूरी करेगा पैसा कमाएगा। मतलब मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मजदूरी
करनी है, जॉब भी करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन मज़दूरों जैसी सोच नहीं होनी चाहिए। हमें एजुकेशन को हासिल करनी है। एक बंदा मज़दूरी करेगा तो वो 10 साल बाद भी उसकी सोच मज़दूरों वाली होगी। और अगर अपने बच्चों को भी वो कहेगा आपने भी एजुकेशन नहीं हासिल करनी, आपने मज़दूरी ही करनी है, तो वो आने वाली नस्लें भी मज़दूर की मज़दूरी रहेंगी। लेकिन अगर वो अपने बच्चों से कहता है कि हाँ तुम पढ़ाई करो और तुम्हें काम भी करना है, तुम एजुकेशन हासिल करो, तुम्हें काम भी करना है, तो जब वो बच्चा एजुकेशन हासिल करेगा तो आने वाले सालों में वो हायर एजुकेशन और फिर इवन यहाँ तक कि वो कुछ अच्छे मर्तबे पे फायज हो सकता है। और मुझे याद आता है उकाड़ा का लबा मसीह जो है, उकाड़ा का लबा मसीह जो है, उसके बारे में मैंने एक सोशल मीडिया पे गुज़रे साल एक पोस्ट देखी कि उकाड़ा का जो लबा मसीह है वो एक स्वीपर का बेटा है। देखिए माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चे की जो सोच है ना, वो उन्होंने नहीं सोचा कि हमारा बच्चा भी कल को ये करे। उन्होंने अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाई, उसके लिए उन्हें बेशक कुछ भी करना पड़ा, उन्होंने किया। हो सकता है कुछ अपनी ख्वाहिशात, कुछ अपने इरादे कि कई तरह से उन्होंने अपनी कई खर्चे जो हैं वो उन्होंने रोक के अपने बच्चों की बेटे की तालीम पे उन्होंने पैसा लगाया, लबा मसीह की एजुकेशन पे पैसा लगाया। पता नहीं किस तरह से उन्होंने कुर्बानी देकर उसे पढ़ाया होगा। लेकिन वो बाप तो स्वीपर है, माँ भी स्वीपर है, लेकिन बेटा जो है वो एजुकेशन हासिल करके जज बन गया। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके अम्मी अब्बू कहाँ से वो गुजरांवाले से मूव हुए और वो यहाँ पर जो है वो आपको रावलपिंडी लेकर आए ताकि आप जो है वो एजुकेशन हासिल करें। आज आप प्रोफेसर इसलिए हैं क्योंकि अम्मी अब्बू ने कुर्बानी दी है, वो आपके लिए वहाँ से मूव हुए यहाँ पर। और उकाड़ा का लबा मसीह जज इसलिए बन गया क्योंकि बाप बेशक स्वीपर है, पर उसकी सोच जो थी वो जो है वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी सोच थी कि मैं बेशक सफाई करने वाला हूँ, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दिलवाऊंगा ताकि कल को वो जज बन सके। और उसके बाप ने, उसकी माँ ने मेहनत करके अपने बेटे को जज बनवा लिया। और बेटा भी कितना मेहनती है जी, उसने मेहनत करके वो जज बना है। तो आज हमें बेशक नाज़रीन हमें सोच बदलनी है। हमें ठीक है मजदूरी करनी है, जॉब करनी है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज किसी वक्त की दी गई कुर्बानी कल को आपके बच्चों की, इवन आपकी नस्लें बदल जाएंगी। आए बच्चों की एजुकेशन पे काम करें। तो समरा क्या कहना चाहेगी आप? पासा साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया, कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? जी सिस्टर, थैंक यू सो मच। खुदावंद के फजल से हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। खुदावंद ने 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी खुदावंद के फजल से 5.5 साल की और बेटा 6 माह का है। और बेटी मेरी प्रेप 1 में भी पढ़ती है वो। सिस्टर जी खुदावंद आपका बरकत है, कुछ अपने मुतालिक भी बताएं। सिस्टर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हाई क्लासेस को मैं पढ़ाती हूँ। सिस्टर जी खुदावंद आपका बरकत। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब आपसे कि ख़ानदान के तमाम बच्चों का तालीम याफ्ता होना क्यों ज़रूरी है? सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक ख़ानदान के तमाम अफराद की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, वालिदैन अगर अपने बड़े बच्चे पे, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर उस पर थोड़ा काम कर लें तो बाकी बच्चे आसानी से पढ़ाई की तरफ मूव कर सकते हैं। चूँकि बड़ा बच्चा जो होता है वो एक नमूना होता है, और जब बड़े बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो छोटे जो ना ऑटोमेटिकली वो पढ़ जाते हैं और किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए तमाम अफराद का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। सिर्फ एक ख़ानदान का ही अफराद का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी कौम का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो आगे कामयाब होंगे। मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी सीटें एडवर्टाइज होती हैं, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां इस काबिल होती नहीं हैं, जिस वजह से वो सीटें ज़ाया हो जाती हैं। क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो उन सीटों को फिल करके अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। बेशक गवर्नमेंट के कोटा में अकलीती कोटा जो वो देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं, जिसमें हमें जो है वो अगर बच्चे तालीम याफ्ता होंगे हमारी कौम के, उनके पास तालीम होगी तो वो यकीनन वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और वालिदैन जो है इनका बड़ा अहम किरदार है। आज हम यही बात कर रहे हैं कि वालिदैन बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें। समरा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि आप एक टीचर हैं, काम और घर को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा सिस्टर, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो खुदावंद के फजल से एज सच मुझे वो घर को मैनेज करने में इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और बाकी खुदावंद का शुक्र है कि हो जाता है मैनेज।
बिल्कुल सिस्टर जी, आपने अच्छा कहा कि मतलब आप जो है मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर काफ़ी जो है वो मसले बर्डन आपके, हाँ जी, मुश्किल नहीं होता, मतलब जैसे कि आप जॉब कर रही हैं भाई, तो सिस्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि हमारे माशरे में मसीही लड़कों में तालीम का फुकदान क्यों पाया जाता है? पास साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा सवाल है। पास साहब, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि वालिदैन की सख्ती बच्चे की बेहतर तरबियत के लिए काम करती है। बड़ी बदकिस्मती से मैं कह सकता हूँ कि हमारी कौम में बच्चे बड़े लाडले होते हैं और बच्चों की तरबियत पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, स्पेशली उनकी प्राइमरी एजुकेशन पे तो बिल्कुल काम नहीं किया जाता। जब बच्चा क्लास 8, 9, 10th में जाता है तो उस टाइम हम कहते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के आप किसी मकाम पे पहुँचे, उस टाइम तक वो बच्चा उनके हाथ से निकल चुका होता है। तो ज़्यादातर इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि वो बच्चे स्कूल से बागी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। यही वजह है कि आप ओवरऑल रेशो को देखें तो लड़कियां जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के कम पढ़े लिखे हैं। मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मतलब लड़के नहीं पढ़ते, लड़के भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी को देखें तो रेशो लड़कियों की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। आजकल हमारे ज़्यादातर लड़के अंडर मैट्रिक, अंडर मिडल या अंडर प्राइमरी होते हैं। तो इसलिए वालिद को और वालदा को, चूँकि हम घराने पे बात कर रहे हैं और मसाली घराने पे बात कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में दोनों ही वालिदैन को बड़ी अपने बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए। जहाँ पे प्यार से पेश आना चाहिए वहाँ पे वो प्यार से पेश आएँ, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बस अभी इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि घर का जो सरबराह होता है अगर वो थोड़ा सख्त हो तो उससे बच्चे जो है उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है, वो आगे बढ़ते भी हैं। इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे दादा अनपढ़ थे लेकिन वो सख्त मज़ाहिर थे, उन्होंने अपने बच्चों पे थोड़ी सख्ती की और जो सख्ती का नतीजा ये हुआ कि मेरे वालिद और चाचू और फुफ्फो जो हैं वो सारी पढ़ लिख गए और सारे के सारे अपने वो डिपार्टमेंट में वो बड़े कामयाबी से उन्होंने आगे ज़िंदगी का आगाज़ किया। और इसी तरह उनके बच्चे जो है मतलब जो हम लोग हैं वो भी आगे उनकी सख्ती की वजह से हमारे वालिद सख्त हुए और उनकी वजह से आगे हमने कामयाबियाँ समेटी। तो मेरे अपने तमाम व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि वालिद जो है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको लाड प्यार जो है वो खाने की हद तक होना चाहिए। खाने पीने तक तो आप लाड प्यार देखें, लेकिन जहाँ तक बच्चे की तालीम और तरबियत की बात है वहाँ पे आप किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अगर चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाबी लेना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों पे सख्ती करें। जी प्रोफेसर, बड़ा अच्छा आपने कहा और मुझे एक बात याद आ रही है। एक गवर्नमेंट मुलाजिम वो रहे, बड़े अच्छे ओहदे पे वो फायज रहे और बतौर पास्टर भी वो खिदमत कर रहे हैं, पास्टर शौकत साहब। और मैं उनकी मुझे बात याद आती है, एक दफ़ा मैं और वो इकट्ठे बैठे थे और वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तो स्कूल से आता तो मेरी अम्मी कहती थी कि बैठ के पढ़ो, और कहते थे मैं जब पढ़ लेता तो फिर वो कहते थे फिर पढ़ो, तो फिर पढ़ लेता। और कहते तकरीबन 4-5 दफ़ा मुझसे वो रीडिंग करवाती थी और कहते हैं कि 5वीं क्लास तक यही चलता रहा। और कहते जब 5वीं क्लास में, और फिर इवन कहते अम्मी कहती थी ऊंचा ऊंचा पढ़ो, मैं खाना बना रही ऊंचा ऊंचा पढ़ो, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में आए। और कहता अम्मी के डर से मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ता और 5-5 दफा कम से कम रीडिंग रिपीट करवाती मेरी अम्मी मुझसे। और कहते जब 5वीं क्लास में गया तो मैंने 5वीं तक तो डर के साथ अम्मी के डर से ना मैंने 5वीं तक पढ़ लिया, पढ़ाई कंप्लीट की। और कहते जब 5वीं में था और उस वक्त कहता जब मैं गया तो अम्मी से जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी ये क्या लिखा, मुझे बताया तो सही। लोग कहते अम्मी आंधी ये मुझे नहीं पढ़ना आता। और कहते मैं उनके डर से पढ़ता रहा, मुझे ये था कि मतलब मैं गलत पढ़ूंगा तो अम्मी मुझे जो मारेगी, ठीक है। और फिर इवन कहते हैं कि वो ये भी कहती थी कि मतलब तुम सही नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़। कहते ये कह के वो मुझे बार बार मुझसे पढ़ने के लिए वो कहती थी। एक दफा मैं रीडिंग करता, कहती सही नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़। कहते मैं डर के साथ नहीं पढ़ता, 5 दफा रीडिंग अम्मी उसकी करवाती। और कहते हैं वो जो डर के साथ मैंने प्राइमरी तक पढ़ लिया, उसके बाद खुदा का शुक्र है मैंने मैट्रिक भी किया, उसके बाद भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। फिर वो गवर्नमेंट में अच्छे होते पे फायदे रहते, बतौर पास्टर भी अभी वो खिदमत कर रहे हैं। तो बेशक माँ बाप का जो
दबदबा है बच्चों पे होना चाहिए, उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनको इस पर सख्ती करने की जरूरत है। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों के लिए कोई ख्वाब देखा या कोई प्लानिंग की कि पढ़ लिख कर क्या बने? अच्छा सिस्टर, हमने खुदावंद ने हमने प्लान किया है अपने बच्चों के लिए। खुदावंद ने हमें उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, और बेटे के लिए हम चाह रहे हैं कि खुदावंद मुमकिन करे, हम उसे पास्टर बनाना चाहते हैं। तो जाहिर है कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए प्लानिंग, किसी भी चीज़ का आप ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब को ऐसे ही उसकी ताबीर मुमकिन नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है। तो हमने ये कोशिश की है और खुदावंद में हम ये कोशिश कर रहे हैं, और खुदावंद से हम उम्मीद करते हैं कि खुदावंद हमें हिम्मत ताकत भी दे और हमारे बच्चों को भी खुदावंद ये फ़ज़ल बख्शे कि वो इस सारे जो मतलब हमने उनके लिए ख्वाब देखा है उसको पूरा करने में उनकी एफ़र्ट्स जो हैं वो खुदावंद करे के रंग लाएं। इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम अपनी बेटी को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें कि जिससे गुज़र के, जिस प्लेटफॉर्म पे वो चल के वो अपनी इस मुकाम पर पहुंच सके। तो उसकी स्कूलिंग पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा था, स्पेशली उसकी जो इनिशियल जिसमें उसकी सारी बेस बननी है। तो हमारी कोशिश ये थी कि किसी ऐसे स्कूल में उसको एडमिशन करवाएं जिसमें उसकी बेस अच्छी बन जाए, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर बेस अच्छी बनेगी तो उसके बाद बच्चे के लिए एफ़र्ट्स उस तरह से टफ़ नहीं होंगी। डेफ़िनेटली एफ़र्ट तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर बेस बच्चे की अच्छी बन जाए तो वो इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग में ये शामिल है कि बच्चों की स्कूलिंग पे हम बहुत तवज्जो दें और सोच समझ के उनकी स्कूलिंग का हम इंतखाब करें। और बेटे को जैसे खुदावंद में हम उम्मीद करते हैं कि वो पास्टर बनेगा, तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं, मतलब जैसे एक आम राय है हमारे सोसाइटी में कि हर वो इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, हर वो आदमी जो कुछ नहीं कर सकता उसको पास्टर बना, मतलब कहा जाता है कि पास्टर बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा एक पढ़ा लिखा पास्टर बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनियावी तालीम भी वो हासिल करे, और जैसे वो दुनियावी तालीम हासिल करेगा, ज़ाहिर है तालीम जो है वो इंसान की सोच बदलती है। तो उसकी सोच अच्छी होगी तो वो अच्छी तरह से वो फिर अपनी रिलीजियस एजुकेशन को वो हासिल कर सकेगा। तो खुदावंद करे कि हम अपने इस मकसद में कामयाब हो सकें। जी सिस्टर जी, वाकई आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे देखने में भी आया कि ज़्यादातर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग नहीं करते, ना ही उनके लिए ख्वाब देखते हैं। अगर ख्वाब देख भी लेते हैं तो फिर वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाता है, वो पूरा नहीं होता। तो मेरा ईमान है, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी ख्वाहिश है, आपने प्लानिंग की अपनी बेटी के लिए कि वो डॉक्टर बने और बेटे के लिए पास्टर, तो खुदावंद आपकी मतलब इस कोशिश का जो वो खुदावंद ज़रूर रंग लाएगा। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं यहाँ पर अभी प्रोफेसर आपसे पूछना चाहता हूँ, लड़कों को कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन आगे रोजगार ही नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती अच्छी, तो कौन से सब्जेक्ट को चूज करें ताकि अच्छा रोजगार आपको मिल सके? मतलब आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं अक्सर पेरेंट्स को ये राय देता हूँ, चूँकि मेरा इसी डिपार्टमेंट से तल्लुक़ है, शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे तो वो समझें कि उनका कोई जो रिलेटिव अगर पढ़ा लिखा है, जो समझते हैं कि या कोई मोहल्ले में पढ़ा लिखा है, आप उसके साथ काउंसलिंग उससे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ने 8वीं क्लास कर ली है, अब हम अपने बच्चे को कौन से मज़मून रखें, किन मज़ामीन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब फ्यूचर में हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकता है। तो उसके लिए मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उसे डिफरेंट चॉइस देनी चाहिए। उन चॉइसेस में से फर्दर वो जो है वो, मतलब जिस तरह अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।
इसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन द लॉन्ग रन इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन आप देखें कि इस सारे स्कोप के बावजूद भी आप देखें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनके पास अच्छे रोज़गार नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे की तालीम और तरबियत में किसी न किसी जगह पे कुछ चीज़ की कमी रह जाती है। बच्चे ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं जिसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते या उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। तो इस वजह से उनको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए जिनकी पाकिस्तान में या फिर अब्रोड जिनकी इम्पोर्टेंस है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन को इसमें साथ ऐड करें तो वो बच्चे जिनके पास हुनर होता है, टेक्निकल एजुकेशन होती है, वो बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बेशक जिनके पास टेक्निकल जो है वो एजुकेशन है तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। वैसे भी अभी तो सोशल मीडिया का भी दौर है तो इस पर भी अभी ये भी यकीनन जो इसको प्रॉपर सीख रहे हैं, जो इस पर कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। टेक्निकल जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है आपने की, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लड़कियों के मुतालिक बताएं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अच्छा सिस्टर, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि बच्चा 9th-10th में पहुँचे, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका अपना विज़न बिल्कुल क्लियर हो कि उसने करना क्या है, और उसके लिए बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, और उस गाइडेंस के लिए पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट लेंगे, वही बात है कि ख्वाब अगर पहले से देखे होंगे, अगर पेरेंट्स ने ख्वाब देखा होगा पहले से, या बच्चों की कोऑर्डिनेशन के साथ बच्चों से पूछ के कि बेटा आप ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, इससे पहले कि बच्चा 9th में पहुँचे, ये बच्चे से आपने मशवरा करके, बच्चे की राय लेके और अपनी राय बच्चों को बता के ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि बच्चे ने आगे फ्यूचर में क्या करना है। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है कि गाइडेंस प्रॉपर ना पेरेंट्स को मिल पाती है, क्योंकि अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखें तो हमारी कम्युनिटी में मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। तो चर्च लेवल पे मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत है कि अगर उस तरह से हम नहीं कर सकते, लेकिन चर्च जो है वो बच्चों की एजुकेशन में, पेरेंट्स की एजुकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर ऑफ एंड ऑन चर्चेज़ में इस तरह के सेमिनार्स रखे जाएं जिसमें ना सिर्फ बच्चों को गाइड किया जाए बल्कि उनके पेरेंट्स को भी गाइड किया जाए, और पेरेंट्स में ये शौक़ पैदा किया जाए कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा संजीदा होकर सोचें, बच्चों में ये शौक़ पैदा किया जाए कि वो अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा संजीदा होकर सोचें, और फिर उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन से फिर चर्च जो है वो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करे ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला के जिनसे वो गाइडेंस ले सकें, और फिर उसके बाद बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक मेरा ख्याल है अगर डिसाइड किया जाए तो बच्चा, हमारी बेटियाँ उसमें उन तमाम सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कामयाब हो सकती हैं। जी बिल्कुल मैं यहाँ पर अभी जो बात आप भी बतौर टीचर जो है वो पढ़ा रही है, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। चर्च में अपना किरदार अदा कर सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, नाज़रीन भी सुन रहे हैं कि हम यहाँ इस्लामाबाद में अपने चर्च के अंदर कई बार यूथ कैरियर काउंसलिंग जो है बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस के लिए मीटिंग्स करवा चुके हैं अपने चर्च के अंदर, और हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ शोबों में उन्हें मदद मिली कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग पे अगर तमाम चर्चेज जो है वो मीटिंग करवाएं यूथ कैरियर काउंसलिंग पे, और उसके अलावा तो आप जिधर भी आप रह रहे हैं और कोई आप लीडर हैं अपनी कौम के, तो आप उसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करें कि यूथ कैरियर काउंसलिंग पे आप मीटिंग्स करें, और ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको आप बुलाएं जो बच्चों को जो है वो समझा सके, उनको राय दे सके कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, उन्हें अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इससे मैं समझता हूँ कि काफी मदद मिलेगी यूथ को स्पेशली कि वो आगे जो है वो जिंदगी में कामयाब हो सके। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप टीचर की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, तो जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो माँ बाप जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं कि वो स्कूल भेजना चाहते हैं, पर जो बच्चे ज़िद करते हैं उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बच्चे ज़िद करते हैं क्योंकि ये बच्चों की नेचर है। मेरा ख्याल है कि ये बच्चों की नेचर है कि बच्चा ज़िद करेगा, और ये भी बच्चों की नेचर है कि अक्सर बच्चे कहना भी नहीं मानते।
बच्चों को क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बीइंग अडल्ट हमें तो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है ना, तो करना हमें ये चाहिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा बर्दाश्त करें बच्चों को। वो अगर ज़िद कर रहे हैं, अगर रो भी रहे हैं, तो मार हर चीज़ का हल नहीं होता। तो अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करें और किसी तरह प्यार से बच्चों को समझाने की कोशिश करें। और बेहतर तरीका मेरा ख्याल है कि जब आप बच्चों को कोई रिवॉर्ड का लालच देते हैं कि आप अगर ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, बच्चे को ये कहे कि अच्छा आज तुम स्कूल जाओगे, वापस आओगे, तुम्हारे लिए ये खाना बना होगा या ये चीज़ तुम्हारे लिए रेडी होगी, तो मेरा ख्याल है बच्चे मान जाते हैं। सही। आपने बहुत अच्छा कहा। पास्टर साहब आप मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा, सिस्टर बड़ी अच्छी बात थी कि बच्चे को कोई ना कोई हम इनाम की बात करें कि आज आप आपको बना होगा या आपको चॉकलेट पसंद है, आपको चॉकलेट मिलेगी, तो आपने स्कूल जाना है। तो इस तरह से अगर हम ये तरीका इस्तेमाल कर लें तो उससे बेहतरी पैदा हो सकती है, बच्चे में पढ़ाई कर तवज्जो। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो कोशिश के बावजूद पढ़ नहीं पाते, उनके लिए क्या हाल है, क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो सारी कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं होते, वो अपनी वर्ल्ड एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अपने कॉलेजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे वो टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जैसा वेल्डिंग है, प्लम्बर या और मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिनके हवाले से तालीम दी जाती है। तो ऐसे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और वो एक बहुत अच्छा रोज़गार जो है वो कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा बाप या माँ जो है वो बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने टाइम दिया और सिटी जी आपकी भी शुक्रगुजार है कि आपने वक्त निकाला और हम उम्मीद रखते हैं कि आज नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी और आज का प्रोग्राम जो है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बरकत हुआ होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद आपके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे और आपका घराना पढ़ा लिखा घराना होगा और जो ऑलरेडी पहले से तालीम याफ्ता है वो ऐसे घरानों तक इस मैसेज को लेकर पहुंचेंगे जो फैमिलीज जो है वो एजुकेशन से दूर है। आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो तालीम की अहमियत को समझें और वो भी पढ़ा लिखा घराना बन सके। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि ख़ानदान के तमाम बच्चों का तालीम याफ्ता होना क्यों ज़रूरी है और माशरे में लड़कों के अंदर तालीम का फुकदान क्यों पाया जाता है और लड़कों को और लड़कियों को एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने चाहिए ताकि कल को उनको एक अच्छा रोज़गार जो है वो मिल सके। हमने बहुत सी बातें जो है एजुकेशन के ताल्लुक से सीखी। तो ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज का बच्चा कल का जो है वो पढ़ा लिखा बाप होगा, आज की पढ़ी लिखी बेटी जो है कल की पढ़ी लिखी माँ होगी और ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमने आज के प्रोग्राम में ये भी सीखा था कि ज़िशान लबा मसीह जो है वो जज बन गया। उसके माँ बाप जो है वो स्वीपर थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखी, अपने बच्चे के लिए उन्होंने पैसा लगाया, मेहनत की, उसको पढ़ाया और वो बेटा उनका पढ़ लिख कर जज बन गया। आज आप अगर मजदूरी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सोच रखें, उनकी एजुकेशन पे पैसा लगाएं, जैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ा लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी नस्लें बदल जाएंगी अगर आप अपने बच्चों को तालीम दिलवा देते हैं, आप उनको पढ़ा लेते हैं। और नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आए तालीम हासिल करें, आपका घराना बदलेगा, आप खुद बदलेंगे, आपका शहर, आपका मुल्क, फिर आप दुनिया को बदल के रख देंगे। आए एजुकेशन को हासिल करें। और मैं साथ साथ बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमसे रब्ता करें, इस किताब को लें, खरीदें। ये किताब भी एक मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समराज आपसे इजाजत चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।